नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आज बात ईरान की करेंगे। जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का विस्तार हुआ है और इस वार में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई मारे गए हैं और इसको लेकर एक तरफ जहां इजराइल में खुशी का माहौल है, वहीं ईरान में आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है। आज बात इसी को लेकर करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे ईरान और इजराइल वार को लेकर अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है। क्या युद्ध और बढ़ेगा या ईरान कमजोर पड़ गया है? बहुत बहुत स्वागत है कमरागा सर आपका हमारे चैनल सीमांचल की आवाज में। जी नमस्कार, आदाब। और जिस तरह से अभी ईरान और इजराइल का प्रकरण चल रहा है, जो वार चल रहा है, और एक दुखद खबर ईरान वासियों के लिए आई है कि आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई है, जो हमले हुए हैं उसमें। तो इसको लेकर अभी तक क्या अपडेट है, क्या वहां का माहौल है ईरान का? माहौल वहां पे गम और गुस्से का है। चारों तरफ डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, औरतें सर को पीट रही हैं। बड़े लीडर थे, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी, उनसे लोगों को सारी उम्मीदें थी। 40 से वो डोमिनेट कर रहे थे ईरानी पॉलिटिक्स को और ईरान को, और उनका बहुत अहम रोल था रेवोल्यूशन के वक्त भी, उसके बाद भी। वो प्रेसिडेंट भी बने, फिर सुप्रीम जो आयतुल्लाह रूहुल्लाह अली ख़ुमैनी की डेथ के बाद तो वो सुप्रीम लीडर बने। तब से गाइड कर रहे थे और उनकी एक एस्पिरेशंस थी कुछ ईरान को एक इम्पोर्टेंट देश बनाने की, और उसमें उनको काफी कामयाबी भी मिले। जिस तरह उन्होंने ईरान का डेवलपमेंट किया उनके पीरियड में हुआ, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट्स और इस तरह के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे वो सब यूरोपियन स्टैंडर्ड के उन्हीं ने बनाए। जैसे फिर उसके अलावा ये भी था कि डिफेंस इक्विपमेंट जो बहुत हाई क्वालिटी के मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन प्रोग्राम और बहुत सी चीजें, हाइपरसोनिक मिसाइल सब बनाई और भी चीजों पे काम कर रहे थे। बहुत किस्म के ड्रोन्स बनाए जो तमाम यानी रशिया तक को ही सप्लाई कर रहे थे। यही नहीं, फिर उसके अलावा इनका स्पेस प्रोग्राम बहुत थ्राइविंग है। सैटेलाइट्स भी आसमान पे डाले भेजे, जो उमूमन थर्ड वर्ल्ड कंट्री या डेवलपिंग नेशन नहीं कर पाते। काफी डेवलप कंट्रीज थी, नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत काम किया, मेडिकल साइंस में बहुत हॉस्पिटल खोले, और सबसे बड़ी बात ये कि एजुकेशन बहुत ही कम, अब हार्डली 20-22% लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे ढंग के ईरान में रेवोल्यूशन से पहले। आने के बाद अब ईरान एक में पढ़े लिखे लोग हैं, ये ग्रेजुएट्स हैं ज्यादातर, और एजुकेटेड नेशन कहलाता है। तो इस तरीके से बहुत से प्रोग्राम हैं जिसके ऊपर ईरान काम कर रहा था। सैंक्शन के दौरान तरक्की की इतनी, और उसका एकदम से जिस तरीके से उनके साथ हुआ, जिस तरीके से उनको मारा गया, वो एक बहुत तकलीफ देह है सभी के लिए। और वो अब क्या लग रहा है, युद्ध पर क्या असर पड़ेगा? क्या ईरान अब कमजोर पड़ गया है या एक मजबूती के साथ वो फिर से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, ये तो फ्यूचर की बातें हैं, मैं क्या बताऊं। अभी वॉर चल रही है, उनकी मौत उस ऐसे समय में की इन लोगों ने कि जिस वक्त वो आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर बन गए थे। दोनों शिया सुन्नी सभी सेक्ट उनको मानने लगी थी। खासतौर से उनके जो सपोर्ट था फिलिस्तीन की काज को लेके, गाजा के अंदर भी उनका रोल था। जिस तरीके से लड़ाई में मदद की उन्होंने, हमस की, और लोकली, इंटरनेशनली। और फिर उसके बाद इनके जो लाइट ग्रुप्स थे, सपोर्ट मिलिटेंट ग्रुप्स, हूती, हिजबुल्लाह, इराकी मलेशिया या दूसरी जगहों से, इन लोगों ने जिस तरीके से सपोर्ट दिया, जबकि सारा अरब लीडर और सारे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जितने थे वो खामोश बैठे रहे। इन सब को देखते हुए वो एक ग्लोबल लीडर भी बन गए थे, मुसलमानों के ही नहीं बल्कि डेवलपिंग नेशन के। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत अपीलिंग थी। वो बात कर रहे थे कि लोकल करेंसी में ट्रेड होना चाहिए, वो बात कर रहे थे
के जो है ग्लोबल साउथ के जितने भी देश हैं वो ब्रिक्स की बात कर रहे थे, यूनिटी की बात कर रहे थे, और वो ये भी कह रहे थे कि अमेरिका एक ऑपरेसर है और वो जो उसकी रियल पॉलिसी है वो ऑपरेस करना है, देशों को तरक्की नहीं करने दे रहा है, आगे बढ़ना चाहिए हम लोगों को आपस में मिलके। और अरबों से भी वो कह रहे थे कि इनके जो मिलिट्री बेसिस है वहाँ नहीं रहने चाहिए, बल्कि हम सब मिलके जो पर्शियन गल्फ का रीजन है, खलीज फारिस जिसे कहते हैं या खाड़ी के देश जिसे कहा जाता है, उसकी हिफाजत सब देश मिलके करना चाहिए, न कि वो बार बार कह रहे थे सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सभी देशों से कि आप अपनी सिक्योरिटी को सबलेट मत कीजिए, किराए पे मत दीजिए इन बड़ी पावर से, इनसे सिक्योरिटी और कमजोर हो रही है, ये आपकी मदद नहीं कर रही है, अपनी मदद के लिए है। इस तरह की जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो काफी अपीलिंग थी, सबको कर रही थी। यही मेन वजहें थी ईरान की तरक्की, ईरान का की जो आइडियोलॉजी थी उसकी पॉपुलैरिटी उनके लिए, और उसी को देखते हुए ईरान का अटैक किया गया कि अगर रह जाएंगे तो इस युद्ध का अब मध्य पूर्व और दुनिया पर जो आर्थिक संकट आ सकता है, क्या आर्थिक प्रभाव इसका कुछ पड़ सकता है दुनिया पर और बाकी देशों पर? देखिए, अगर जंग लंबी खिंचती है और नई लीडरशिप जो उनकी जगह आनी है वो थोड़ी क्रिस्मेटिक होती है और जंग लंबी खिंच जाती है, तो इसका असर बहुत ज्यादा अमेरिका की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। इसी को उनका जो डिप्लॉयमेंट है फौज का, उसका एक्सपेंडिचर बहुत ह्यूज, और मेरा ख्याल है इस वक्त ईरान की स्ट्रेटजी यही है कि जंग को रीजनल बना दो और तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर दो और लंबे समय तक लड़ाई लड़ते रहो इनसे। और अगर इसमें वो कामयाब हो जाते हैं तो फिर इजराइल के लिए भी मुश्किल होगी और अमेरिका के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन ये जरूर है कि साथ में ईरान का भी काफी नुकसान होगा, बहुत जाने जाएंगी। अब ये वहाँ की लीडरशिप तय करेगी किस तरीके से क्या करना है, इसीलिए ये दोनों ताकतें भी बहुत बड़ी दुनिया की ताकत है, अमेरिका के साथ में इजराइल भी है। ये चीजें कमियां भी हैं उनके यहाँ, बहुत सी कमियां इस किस्म की है कि इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा इन लोगों ने किया जिसकी कोई इंतहा नहीं। देख रहे थे कि लगातार उनके लीडरों पे अटैक हो रहा है, कासिम सुलेमानी से का हुआ, फिर उसके अलावा हमने देखा कितने साइंटिस्ट और कितने इनके लीडर्स मारे गए, और तब भी ये लोग रोक नहीं पा रहे थे जो मुसाद एजेंट थे मुल्क के अंदर। पहली बात तो ये कि आए कहाँ से, कैसे आए, क्या करप्शन है, लगता है इनकी बहुत से ऐसा लगता है कि बहुत टॉप लेवल तक के लोगों में इन्फिल्ट्रेट वो कर गए हैं। तभी उनको पता चला कि मीटिंग होने वाली है, लोग आ रहे हैं, ये ऑफिस में होंगे इस वक्त, और फिर ये था कि लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया मालूम करने के लिए। और पर क्या लग रहा है कि संघर्ष अब इसका विस्तार होगा और ये खाड़ी के देशों तक बढ़ेगा, और क्या ये युद्ध और लंबे समय तक खिंच सकता है? हाँ, अगर युद्ध लंबे देशों तक, ईरान ने दो चीजें कही थी कि ऑल आउट वॉर हो जाएगी रीजन में, और दूसरी चीज ये कही थी कि हम तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर देंगे। अगर तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है 15 दिन 20 दिन भी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे अमेरिकन भी, क्या ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा इसका। और अब देखना ये है कि कैसे इमाम खमेनी साहब का जो प्लान था वो बेसिकली युद्ध को क्षेत्र में बढ़ाने से मतलब उनका ये था कि अमेरिकन बेसिस पे अटैक करेंगे। अमेरिकन जहाँ पे है तो ये अमेरिकन ठिकाने जितने हैं उनको एक एक करके उसी पे अटैक कर रहे हैं। अगर जो लंबा अटैक हो जाता है तो फिर तो लंबे दिन वक्फे तक अगर लड़ाई चलती है तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि ये सभी देश जो हैं फॉरेन लेबर पे हैं, फॉरेन मनी इनके यहाँ काफ़ी, खासतौर से अबू धाबी यूएई जो है उसके अंदर अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो फिर तो हम देखेंगे कि
तेल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है, ये लड़ाई चलती है, या लगातार ये टारगेट करते रहते हैं अबू धाबी, दुबई और इन सब जगहों पे, अमेरिकन ठिकानों पे, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वहां से चला जाएगा। और उनकी जो मेन चीज है, नई बिल्डिंगें बनाते रहते हैं, बेचते रहते हैं, वो मार्केट पे तो अब लंबा असर पड़ गया। टूरिस्ट भी बहुत समय तक, अभी वार के बाद भी मुझे नहीं लगता कि बहुत वक्त तक आएगा, इसलिए कि होटलों में पड़े हैं और होटलों के रेंट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ा देते हैं ऐसे मौके पे होटल्स, और एयरपोर्ट्स बंद हैं, बड़ी क्राइसिस आ रही है वहाँ के ऊपर। वही नहीं बल्कि फिर और दूसरी जगह भी, कतर में भी, और क्या कहते हैं, यूएई में भी, कुवैत वगैरह सब जगहों पे जो लोग हैं वो काफी चिंतित नजर आते हैं, परेशान हैं, वहां से निकलना चाहते हैं, और एक्सपैट्रिएट अगर वापस आ गए तो इनको और बड़ी लॉस होगी, इसलिए कि फॉरेन लेबर से ही ये मुल्क चलता है, ये मुल्क सभी चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। तो जिस तरह से देखा आपने, हमारे साथ हमारे खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट अमर आगा थे, जिन्होंने ईरान और इजराइल युद्ध पर प्रकाश डाला कि किस तरह से ये सारे जो घटनाक्रम है वो ही हैं, कहां कमजोरियां थी और आखिर इजराइल टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा हाई है कि उसने वहां बैठे बैठे ईरान में पूरा घटनाक्रम उसने जान लिया और उसके सुप्रीम लीडर पर सीधे अटैक कर दिया। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का क्या असर पड़ेगा पूरी दुनिया पर आर्थिक तौर पे, साथ ही क्या युद्ध आगे बढ़ने वाला है, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। तो ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट कर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। साथ ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हमारा चैनल सीमांचल की आवाज। नमस्कार। इस ईद अपनी खुशी को पहनाइए एक नया अंदाज द अरविंद स्टोर में। प्रीमियम फैब्रिक्स, स्टाइलिश कुर्ता, शर्ट्स और फेस्टिव कलेक्शंस, हर स्टिचिंग में क्वालिटी, हर लुक में एलिगेंस। इस ईद अपनी पर्सनालिटी को एक परफेक्ट फेस्टिव टच दीजिए। विजिट द अरविंद स्टोर, किशनगंज, जहां स्टाइल और ट्रेडिशन मिलते हैं। ईद मुबारक।